गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। बेटा मैंने आपको पहले भी एक गुड न्यूज़ दी थी और आपको बताया था कि यहाँ पर जो है हमारी सिटी में एमएससी से फर्स्ट सेमेस्टर के जो टॉपर है वो हमारी ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट है। आज एक और गुड न्यूज़ आ गई हमारे लिए कि जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनका भी रिजल्ट आ चुका है और यहाँ के जो टॉप 5 हैं उनमें से 4 स्टूडेंट हमारी ऑफलाइन क्लास के हैं। ठीक है बेटा, इट मीन यहाँ पर जितने भी बच्चे पास हुए उनमें 60% तो हमारी ऑफलाइन क्लास को बिलोंग करते हैं और टॉप 5 में से 4 स्टूडेंट हमारे, उन सब के फोटो भी आपको डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर वाली निशा का आपने नहीं देखा हो तो उसको भी एक बार दोबारा देख लेंगे। ठीक है, निशा का फोटो है। अब पीयूष, सिद्धार्थ, दानिश और हर्षिता, ये चारों हैं जो टॉपर्स हैं। टॉप 5 में 4 स्थान बनाने वाले जो बच्चे हैं, आप सब इनको कांग्रेट्स बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा हम आज लोग? न्यूमेरिकल्स। क्या पढ़ेंगे हम आज? न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। मैं आपको न्यूमेरिकल पढ़ाते टाइम पे बताऊं, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन नंबर हो वो ठीक है, मैं आपको आपकी बुक के जो है सीरियल नंबर भी बता दूंगा। ठीक है बेटा, तो हम सबसे जो पहला क्वेश्चन लिखने वाले हैं वो बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 6, बुक में 6ठे नंबर का जो प्रश्न है उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। क्या प्रश्न दे रखा है कि एक यौगिक HCP संरचना बनाता है। एक यौगिक क्या करता है बेटा? HCP संरचना बनाता है। अब इसमें क्या करना है, हमें रिक्तियों की संख्या ज्ञात करनी, वो भी किसमें? 0.5 मोल में। ठीक है, क्या करनी? इसके 0.5 मोल में 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या, कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी तथा जिनमें से कितनी चतुष्फलकीय होगी, फलकीय होगी। ये आपका जो आरबीएससी की बुक है, हमारे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। न्यूमेरिकल में हमने पहला इसको पकड़ा है। ठीक है, अब देखें क्या पूछ रहा है। एक यौगिक क्या बनाता है? HCP संरचना बनाता है जिसके 0.5 मोल दे रखे, हमें कितने दे रखे हैं? 0.5 मोल दे रखे हैं। उसमें कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी और उनमें से चतुष्फलकीय कितनी होगी। ठीक है बेटा, तो देखें इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। ठीक है, क्या दे रखा हमें? 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये 1 मोल में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी बेटा? Na बोले तो अवोगाद्रो संख्या के बराबर, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतने होते हैं ना एक मोल में परमाणु की संख्या, यानी प्रति मोल परमाणु की संख्या कितनी होती है? इतनी होती है। ठीक है, तो आगे क्या दे रखा है हमें? देखो 0.5 मोल दे रखा है। क्वेश्चन में कितने दे रखा है? ये दिया गया है 0.5 मोल। तो ये अतः 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बेटा ये 1 मोल में है तो 0.5 मोल में निकालोगे कितना करोगे? 0.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा? ये 3.011 इंटू 10⁻23 परमाणु। ठीक है बेटा, 1 मोल में कितने परमाणु होते? इतने परमाणु होते ये परमाणु। तो 0.5 मोल में कितने परमाणु होंगे? इतने परमाणु। अब देखो, जब मैंने आपको चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति पढ़ाई थी तो वहां पर बताया था चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या परमाणु की संख्या से दुगनी होती है और अष्टफल की रिक्तियों की संख्या परमाणु की संख्या के बराबर होगी। तो ये अतः चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर कितनी होती है भाई? परमाणु की संख्या इंटू 2।
हमने पढ़ रखा था ना वो, अगर परमाणु की संख्या n हो तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, 2n होगी, तो होगी ना 2n, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया परमाणु की संख्या को, तो कितना हो गया बेटा 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23, तो क्या आ जाएगा वापस 6.022 इंटू 10⁻23, ये तो कितना आ गया हमारे पास चतुष्फल के रिक्तियों की संख्या आ गई। कितनी आ गई, चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या बेटा कितनी होगी, इतनी होगी। अब बात करते हैं अष्टफल के रिक्तियों की संख्या। अष्टफल की रिक्तियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या बराबर क्या होगा भाई, परमाणु की संख्या, ठीक है, यानी n होती है ना बराबर, तो कितना हो गया हमारा परमाणु की संख्या 3.011 इंटू 10⁻23 परमाणु हो गया बेटा। किसी को कन्फ्यूजन हो तो अभी बता दो, ठीक है। अब बात करते हैं कुल की संख्या, कुल रिक्तियों की संख्या, कुल रिक्तियों की संख्या, कुल रिक्तियों की संख्या कितनी हो गई कुल रिक्तियों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 प्लस 3.011 इंटू 10⁻23, निकालें कितना हो जाएगा 9.033 इंटू 10⁻23, ये आ जाएगी हमारे पास कुल रिक्तियों की संख्या आ जाएगी बेटा, ठीक है ना। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। क्या किया हम लोगों ने, एक मोल में परमाणु की संख्या कितनी होगी, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, ठीक है। 0.5 मोल में कितना होगा, 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमें पता ही है चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, परमाणु की संख्या इंटू 2, तो हमने निकाल दी। उसके बाद कुल अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, परमाणु की संख्या के बराबर होती है, तो हमने वो भी निकाल दी। कुल रिक्तियों की संख्या, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ना है बस, तो हमारे पास क्या आ गई, कुल रिक्तियों की संख्या आ गई, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की, आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं, ठीक है ना। अगला जो न्यूमेरिकल है बेटा वो है बुक का क्वेश्चन नंबर 7। बुक का क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला उसने कि एक यौगिक दो तत्व M व N से बना है। क्या हो रहा है बेटा, वो बोल रहा है एक यौगिक है जो दो तत्व M व N से बना हुआ है, ठीक है, जिनमें से N तत्व के परमाणु, जिनमें से क्या होगा, N तत्व के जो परमाणु CCP संरचना बनाते हैं, CCP संरचना बनाते हैं, तथा M तत्व के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्ति के 1/3 भाग को घेरते हैं तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, क्या बोला है, एक यौगिक दो तत्व से मिलकर बना है M व N से, जिनमें से N तत्व के परमाणु क्या करते हैं, CCP संरचना बनाते हैं, ठीक है, तथा M तत्व के परमाणु चतुष्फल की रिक्ति का 1/3 भाग घेरते हैं, तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन ये ले, अब इसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। सबसे पहली बात, माना N तत्व के परमाणु की संख्या क्या है भाई, A है। हमने हमारे हिसाब से क्या मान लिया, इसको A मान लिया कि हमारी तरफ से N तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, A। अब अभी देखो क्या पूछ रहा है, M तत्व के परमाणु चतुष्फल की रिक्ति के 1/3 भाग को घेरते, तो पहले हमें चतुष्फल की रिक्ति की संख्या ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है। अतः ये चतुष्फलकीय
रिक्ति की संख्या कितना होता है भाई? 2 इंटू परमाणु की संख्या, 2 इंटू परमाणु की संख्या। तो परमाणु की संख्या कितनी है हमारे पास? A है ना, तो कितना हो जाएगा साहब? 2A हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 2। चतुष्फल की रिक्ति की संख्या कितनी होगी? 2A होगी। अब हमें क्या निकालना है? M तत्व के परमाणु की संख्या जो चतुष्फलकीय रिक्ति के 1/3 भाग को घेरते हैं। ठीक है, तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी भाई? 2A। कितने भाग को घेरते हैं? 1/3 को, तो कितना हो गया? 2A/3। क्या क्या है देखो, अपन ने n तत्व के परमाणु की अपने हिसाब से A मान ली है, तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या ऑब्वियसली क्या होगी? डबल हो गई। अब हमें निकालना है m तत्व के परमाणु की संख्या जो कितना भाग घेरते हैं? 1/3 भाग घेरते हैं। तो क्या करेंगे? चतुष्फल की रिक्तियों को 1/3 से गुणा कर देंगे m तत्व की संख्या की। तो ठीक है, क्या हो जाएगा? ये सूत्र कैसे निकालेंगे? ये सूत्र बराबर ये m/n बराबर m क्या माना है भाई हमने? देखो ये m क्या हो गया हमारे पास? 2A/3 आ रहा है, और n तो हमने माना है a, ये ऐसे a कट गया, क्या हो जाएगा? m2n3। ये आपके कंपाउंड का क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। ठीक है बेटा, कॉपी कर लें इसे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल बुक का क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? देखें, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान, जब हमने आपको घनत्व पढ़ाया था वहां पर हमने मोलर द्रव्यमान को किससे माना है? कैपिटल M से माना है। तो मैं लिख देता हूं, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान कितना हमारे पास? 2.7 इंटू 10⁻²। kg। क्या पूछ रहा है? मोलर द्रव्यमान। तो कितना होगा? 2.7 इंटू 10⁻²। kg प्रति मोल। मोलर द्रव्यमान पूछ रहे हैं ना बेटा, तो मोलर द्रव्यमान किसे काउंट करते हैं? प्रति मोल में काउंट करते हैं। तो क्या बोला है? एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 इंटू 10⁻² kg मोल इनवर्स है। यह 405 पिकोमीटर लंबाई, 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली, यानी क्या कर रहा है? 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली, यानी जो एकक कोष्ठिका बनाएगा उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी? 405 पिकोमीटर भुजा वाली घनीय एकक कोष्ठिका बनाता है। समझ गए बात को? एक तत्व दे रखा है जिसका मोलर द्रव्यमान ये है, वो एक एकक कोष्ठिका का निर्माण करता है जिसकी कोर की लंबाई या भुजा की लंबाई कितनी? 405 पिकोमीटर है। यदि उसका घनत्व 2.7, हमने घनत्व को किससे रिप्रेजेंट किया था? स्मॉल d से करते हैं ना हम। ठीक है, पिकोमीटर ये, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? a से। ठीक है, ये घनत्व कितना हो? 2.7 इंटू 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब हो, तो अब हमें क्या करना है? एकक कोष्ठिका की प्रकृति याद करनी हो। तो घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, क्या पूछा है? एक तत्व दे रखा है हमें जिसका मोलर द्रव्यमान कितना है? 2.7 इंटू 10⁻² kg प्रति मोल है। वो क्या करता है? एक कोष्ठिका बनाता है जिसकी लंबाई कितनी? 405 पिकोमीटर है। ठीक है, अब उसका घनत्व क्या है? 2.7 इंटू 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब है। तो अब हमें क्या करना है? घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति ज्ञात करनी। देखो इसका सॉल्यूशन हमने तुम्हें घनत्व वाला जो
टॉपिक पढ़ा है उसमें घनत्व का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, D इज इक्वल टू Z इंटू एम। Z क्या है यहाँ पर, परमाणु की संख्या है, M मोलर द्रव्यमान इंटू A क्यूब इंटू Na। ठीक है बेटा, ये तो मोलर द्रव्यमान हो गया, ये अवोगाद्रो संख्या होगी, और ये क्या हो गया, A क्यूब क्या हो गया हमारे पास, भुजा की लंबाई, और Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या, D क्या है हमारे पास, घनत्व है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इधर लिख सकते हो, D बराबर क्या है, घनत्व, M बराबर मोलर द्रव्यमान ऊपर लिख दिया बेटा हमने, ठीक है, D बराबर भी लिख दिया। चलो इसको यहाँ से D को तो हटा दीजिए, जो जो हमने उधर नहीं लिखा उसको लिख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास Z क्या है, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। उसके अलावा हमारे पास A क्या है, यहाँ पर भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, ठीक है, और Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, ये तीन यहाँ आए, दो ऊपर लिखे हुए हैं। अब मैं इसको मिटाता हूँ, इस फॉर्मूले से हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है, हमें क्या निकालना है, एकक कोष्ठिका की प्रकृति निकालनी। जब मैंने आपको एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना सिखाया था ना, वहां पर बताया था किस किस में कितने कितने परमाणु होते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो देख लें, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इसे जेड निकालना है। जेड निकालने क्या जाएगी, परमाणु की संख्या आ जाएगी, परमाणु की संख्या आते हैं हमारे पास क्या जाएगा, एकक कोष्ठिका का प्रकार आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें जेड निकालोगे तो जेड इज इक्वल टू क्या जाएगा, डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन डी हो गया, ए क्यूब हो गया, एन हो गया अपॉन एम। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला में क्या करना है, अप्लाई करना है। अब हमारे पास डी कितना दे रखा है, देखो घनत्व दे रखा है, तो इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को अप्लाई कर देते हैं। डी की वैल्यू रखें सबसे पहले 2.7 इंटू 10⁻³ kg, ये प्रति मीटर क्यूब है, तो क्या होगा मीटर क्यूब इनवर्स 3। ठीक है ना बेटा, हो गया ना, प्रति मीटर क्यूब मतलब ये, इंटू ए क्यूब, ए की वैल्यू कहाँ दे रही है हमारे पास 405, ये 405 पिकोमीटर का होल क्यूब इंटू एन ए 6.022 इंटू 10⁻23, ये तो ऊपर वाला हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मतलब क्या देखना है, मोलर द्रव्यमान। तो देखो 2.7 इंटू 10⁻² kg प्रति मोल। अब देखें ये जो अवोगाद्रो संख्या है, ये भी तो क्या है, प्रति मोल है ना, अवोगाद्रो संख्या प्रति मोल होती है। तो अब देखें सबसे पहली बात तो हमें करना क्या क्या है, पहले तो इस पिकोमीटर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं अपन, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर में। अब देखो आप पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना होगा 405। ठीक है, ये चलो पिकोमीटर को करना, एक पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। ठीक है, तो इसकी जगह अपन क्या कर देते हैं, मीटर को रख देते हैं और चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, z बराबर 2.7 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब। आगे बात करते हैं मीटर क्यूब के आगे कि ये क्या हो जाएगा 405 इंटू 10⁻12 मीटर का होल क्यूब हो गया, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और ये क्या हो जाएगा प्रति मोल या मोल इनवर्स। ठीक है, अब देखें क्या हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻², ये kg, और ये क्या हो जाएगा मोल इनवर्स। सबसे पहले तो मोल इनवर्स से मोल इनवर्स काट दो, ये तो कट गया भाई। उसके अलावा आप kg से क्या कर दो, kg काट दो। अब देखो ये मीटर क्यूब आ गया ना, तो हम क्या करते हैं, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब को काट दें, ये वाला मीटर क्यूब कट जाएगा, इससे कट गया ना, यानी मात्रक तो कोई सा भी नहीं बचा हमारे पास अब। ठीक है ना, अब मात्रक जब कोई सा नहीं बचा तो फिर हम इसको आगे सोल्व करते हैं। बेटा मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ, जगह कम बच रही नीचे, ऊपर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं, हम इसको आगे ऊपर सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो देखें आप कैसे हम करने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो देखो ये z इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिख देते हैं 2.7, चलो इस 2.7 को भी काट देते हैं, 2.7 से 2.7 कट गया। ठीक है, कट गया बेटा। तो अब हमारे पास क्या बचा, z इज इक्वल टू ऊपर 10⁻³ इंटू 405 इंटू 10⁻⁻12 का होल क्यूब
ये बच गया बेटा, ठीक है। अब देखो इनटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन नीचे क्या बचा 10⁻⁻2। हमने इस चीज को क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब देखो आप इसको भी चेंज कर दो, इसको कैसे चेंज करेंगे हम, देखो z इज इक्वल टू 10⁻3, इसको कर दो 4.05, 4.05 करते हैं कितना जाएगा 10⁻⁻10, ये मीटर क्यूब हो गया, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और ये 10⁻⁻2। अब देखो घात को तो क्या कर लेते हैं अपन, बार ले लेते हैं, ठीक है। घात को बार लोगे तो कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू 10⁻3 ये इंटू 4.05 का होल क्यूब, और ये कितना हो जाएगा बार लोगे तो 10 की घात -30 हो गया ना, क्यूब ले 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा 3। ऐसे सोल्व करते हैं इसको, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 10⁻⁻2। नीचे वाले को मैं मिटा देता हूँ, फिर बात करते हैं हम, ठीक है। ये लो, इसको हमने क्या कर दिया, ये मिटा दिया। अब मिटने के बाद देखें आप, सबसे पहली बात तो हम घातों को उड़ा देते हैं, ठीक है ना। अब देखो घात उड़ाओगे आप तो क्या होने वाला है, सबसे पहले इसको उड़ाओ, ये उड़ गया, यहाँ क्या बचा 28 बचा, कितना बचा 28, कितना बचा माइनस का 28 बचा। माइनस के 28 में से आप प्लस के 3 घटा दो, फिर क्या बचा माइनस के 25, माइनस के 25 में से आप क्या करो प्लस के 23 घटा दो, क्या बचा माइनस का 2, ओनली कितना बचा बेटा माइनस का 2 बचा हुआ है आपके पास, ठीक है ना। तो देखें क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 4.05 का होल क्यूब इंटू 10⁻⁻2 इंटू 6.022, ठीक है, हो गया काम। सिर्फ यही बचा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब करना है 4.053 का, तो इसका क्यूब करो बेटा। देखो कितना क्यूब होता है, 4 चौक 16, ठीक है, 16 चौक कितने होते हैं 64, और 0.5 यानी इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 66.430। इसके क्यूब का आंसर ये होगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं, मैं आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाऊँ, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। इंटू कितना हो गया 6.022 इंटू 10⁻⁻2। जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 400.41 इंटू 10⁻⁻2। अब -2 यानी नीचे आएगी, माइनस आएगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसको सॉर्ट आउट करोगे तो z इज इक्वल टू 4.004 होना आएगा, उसको हम अप्रोक्स क्या मान लेंगे 4, और ये z इज इक्वल टू 4 किसके लिए आता है बेटा, FCC के लिए आता है ना, FCC के लिए तो आता है ना, नहीं आता है क्या। कोनों की संख्या इंटू 1/8 प्लस फलकों की संख्या इंटू 1/2, टोटल कितना होगा 4, यानी ये कौन सी एकक कोष्ठिका होगी, FCC एकक कोष्ठिका होगी। समझ गए बेटा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बुक का क्वेश्चन नंबर 14, बुक का क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्या होगा इसमें, सोना, जो सोना है गोल्ड की जो हम बात कर रहे हैं, सोना क्या होता है FCC में क्रिस्टलीकृत होता है, सोना FCC में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या दिया गया है गिवन में क्या दिया गया है, परमाणु त्रिज्या दे रखी है अपन को, गिवन ये परमाणु त्रिज्या यानी हमारे को स्मॉल r की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है हमारे को स्मॉल r की वैल्यू दे रखी है 0.44 nm, ये हमें क्या दे रखी है उसने वैल्यू दे रखी है। अब सोल्व करो, अब पूछ क्या आ रहा है वो देखो, मैं तुम्हें को डायग्राम, मैंने तुम्हें जब संकुलन क्षमता पढ़ाई थी ना, वहां पर मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था और बताया था कि हम कैसे निकालेंगे। मैं आपके लिए वापस से डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा सा जल्दी, ठीक है। देखो ये
मैंने आपको जब संकुलन क्षमता पढ़ाई तब बताया था, ठीक है। उसके अलावा जब अष्टफल की रिक्ति पढ़ाई थी तब भी हमने बताया था। इसके अंदर क्या होता है, एक गोला तो कहाँ होगा, यहाँ होगा, एक गोला यहाँ होगा और एक गोला कहाँ होगा, यहाँ। तो ये r यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 2r, और वापस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा r। इसको हम मान लेते हैं a, इसको b, और इसको क्या मान लेते हैं हम c मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ABC, ठीक है बेटा। अब वो पूछ रहा है हमारे पास b और c के बीच की जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है, a और c के बीच की जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है। माने तो ये कुछ भी मानो, ये हमें क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। यानी ये हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई हम a मानते हैं, या यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हम a मानते हैं वो फाइंड आउट करना है। अब इसमें हमें a निकालना है, तो डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं हमें, तो a का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। वैसे तो मैं तुम्हें संकुलन क्षमता में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी तुम्हारे रिमाइंड कराने के लिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखें कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये AB स्क्वायर, ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर हो गया ना, बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बट हमें दे रखा है, देखो AB बराबर कितना है, R, 2R और R, AB बराबर 4R है। AB बराबर क्या हमारे पास 4R, एंड ये AC बराबर BC बराबर कितना दे रखा है A, ये BC बराबर A, कोर की लंबाई, AC बराबर A। फॉर्मूले में रख दो भाई, क्या हो जाएगा, ये AB स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4R स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 16R स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा A स्क्वायर। इसमें से A निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2√2R, ये हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 2√2R हो जाएगा। ये निकालना है हमें, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है डायरेक्ट। समझ गए बात को। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो यहाँ से देख सकता है हमने कैसे निकाला है। अब इसको सॉर्ट आउट करो, तो सॉल्यूशन क्या निकालना है हमें, लंबाई ज्ञात करें, इस फॉर्मूले रखना है। तो ये लो साहब A बराबर ये 2 इंटू √2, ये लो √2 इंटू हमारे पास क्या दे रखा है, R की वैल्यू दी हुई है 0.44 nm, ठीक है। ये √2 बराबर कितना होता है 1.414, कितना होता है 1.414। तो ये रख दो वैल्यू, A बराबर 2 इंटू 1.414 इंटू 0.44 nm। बस इसको मल्टीप्लाई करना है और सोल्व करना है, तो कितना आएगा 1.24432 nm। ये आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपकी बुक में तो यही वैल्यू दे रखी है। पहले जो बुक चलती थी RBSC की, उसमें इस A की वैल्यू दे रखी थी 0.144 nm। तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं, आप उससे भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। अगर आप उससे सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.407 nm, ठीक है बेटा। ये लो साहब, दोनों काम हो गए ना, इससे आए या उससे आए। कैसे सोल्व करना था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं करना, A की वैल्यू निकाल, पर हमें A डायरेक्ट निकाल नहीं सकते ना, तो A निकाला हमने इस फॉर्मूले से, इसमें वैल्यू रख दी और हमने क्या कर दिया, हमारा काम कर दिया, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे वो है बुक का क्वेश्चन नंबर 16। बुक क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, एल्यूमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। एल्यूमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। यानी ये बोलना चाह रहा है जो एल्यूमिनियम होता है वह घनीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है, ठीक है। इसका धात्विक अर्धव्यास दे रखा है, इसका धात्विक अर्धव्यास, इसका धात्विक अर्धव्यास, यानी इसमें स्मॉल r की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी धात्विक अर्धव्यास, दे देता हूं 125 पिकोमीटर है। कितना दे रखा बेटा 125 पिकोमीटर है। तो अब हमें दो प्रश्न दे रखे हैं, प्रश्न नंबर 1 है, तो प्रश्न नंबर 1 क्या ज्ञात करना है, एकक कोष्टिका कोर की लंबाई ज्ञात करो। ये एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई
ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? एक कोष्ठिका कोर की लंबाई ज्ञात करनी है। और अगला क्वेश्चन जो है वो क्या ज्ञात करना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी एकक कोष्ठिका होगी? कितनी एकक कोष्ठिका होगी? चलो सॉल्यूशन स्टार्ट। अब देखो, एकक कोष्ठिका कोर की लंबाई मैंने आपको बताया था FCC हो या CCP हो या HCP हो, सब में एक ही तो फाइंड आउट कर रहे थे अपन। क्या होती है? अभी हाल निकाला था उसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, A बराबर 2√2R। ठीक है, R की वैल्यू में दी हुई नहीं दी हुई है? दी हुई ना, 125 पिकोमीटर में क्या कर रखा है उसने? दे रखा है। धात्विक अर्धव्यास की वैल्यू उसने हमें दे रखी है। तो चलो वैल्यू रख देते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, पहले का आंसर है A इजिकल टू 2 इंटू 1.414 इंटू आर की वैल्यू कितनी तरह की है? 125 पिकोमीटर। सोल्व करें 353.5 पिकोमीटर। ये इसका क्या आएगा? हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसके बाद? 1 सेंटीमीटर में कितनी एकक कोष्ठिका होगी? तो फिर आपको क्या करना है? आयतन ज्ञात करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, ये सॉल्यूशन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर इस दूसरे का आंसर है। ठीक है, तो क्या होगा? ये एक एकक कोष्ठिका का आयतन। एक एकक कोष्ठिका आयतन क्या होता है बेटा? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बोले तो A क्यूब, बोले तो 3.535 का ये पिकोमीटर का होल क्यूब। ठीक है, इसका अपन को क्या करना है? क्यूब करना है। अब देखें साहब, इसको सोल्व करें तो एक कोष्ठिका आयतन बराबर ये 353.5 इंटू 10⁻⁻12 मीटर का होल क्यूब। ठीक है, इसका अपन ने क्या कर दिया? होल क्यूब। अब इसको सोल्व करो आप, तो अगर इसको देखो आप तो ये लो, ये हो जाएगा 353.5 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। और छोटा कर दो, 3.535 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होल क्यूब। हो गया बेटा? हो गया ना? अब देखो हमको करना क्या है? इतना 3.534 को आप क्या करो? क्यूब करो। ये इसका क्यूब हुआ, ये इसका -24 हो गया। अब आप अगर इसको देखो तो अगर एक और करो तो कितना आएगा? 441.7415 इंटू 10⁻⁻25 सेंटीमीटर इसका आयतन आ रहा है। अब देखो ये 441.7 है ना, तो इसको राउंड फिगर में अपन क्या मान लें? इसको हम राउंड फिगर में क्या मान लेते हैं? अप्रोक्स 442 इंटू 10⁻⁻25 सेंटीमीटर मान सकते ना बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ठीक है, चलो ये हो गया एकक कोष्ठिका का आयतन। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ क्वेश्चन को, ऊपर से मिटा देता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, चलें इसको सोल्व करते हैं। अब क्या बोल रहा है ये? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्या पूछा था उसने कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी एकक कोष्ठिका होगी? ये पूछा था ना? ठीक है, तो देखो ये 442 इंटू 10⁻⁻, ठीक है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा यहाँ पर। सॉरी, कितना आएगा? सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि इसका भी तो स्क्वायर होगा ना। ठीक है, अब देखो क्या होगा? 442 इंटू 10⁻⁻25 सेंटीमीटर क्यूब में कितने एकक कोष्ठिका होगी? में ये सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितनी एकक कोष्ठिका है? एक एकक कोष्ठिका होगी। ठीक है, होगी बेटा? मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? एक एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है? इतना है। तो फिर वो क्या पूछ रहा है? 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितनी होगी साहब? x एकक कोष्ठिका होगी। हमने क्या माना? x एकक कोष्ठिका होगी। तो साहब निकालो साहब, 442 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
अपॉन 1/x। तो हमें क्या निकालनी, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब तो कट गया, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1/442 इंटू 10⁻⁻25। ये हो गया भाई, ठीक है। अब एक में इसका क्या कर दो, आप भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 2.26 10⁻22 इतनी एकक कोष्ठिका होगी। कितनी होगी बेटा, एक एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है ये, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी एकक कोष्ठिका होगी 2.26 इंटू 10⁻22 एकक कोष्ठिका। समझ गए ना बात को। बाकी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे अगले वीडियो के अंदर, और इन वीडियो में और या इस न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ठीक है बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।